बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम उबैद रियाज, योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन का हम एजुकेटेड गेस्ट लगा रहे हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो होते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। तो डिफरेंशिएशन हम कोशिश करेंगे कि वन शॉट में बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन होती क्या चीज़ है। डिफरेंशिएशन बेसिकली आपकी चेंज को शो कर रही होती है, यानी कि आपकी स्लोप को शो कर रही होती है। यानी ये प्रोसेस है फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से जो चेंज आ रही है, रेट ऑफ चेंज, वो बताती है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी कर्व में, किसी पॉइंट पे, कर्व पे कोई टेंजेंट बना हुआ है, उसकी स्लोप निकालनी है, तो हम डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे। बहुत ही आसान अंदाज में हम निकाल सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन निकालने के तरीक़ेकार कितने हैं? सबसे पहला तरीक़ाकार है जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं, या फिर डेफिनेशन मेथड भी इसी को बोला जाता है, या फिर AB इनिशियो मेथड भी बोला जाता है। ये आपकी जो पुरानी बुक है वहाँ पे बड़ी तफसील के साथ है। अब इन्होंने जस्ट इसको टच करके गए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं बुरे वक्त का इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है। देखें, फर्स्ट करें, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाया है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दें कि y = x² + 2 और आपको बोलें कि मुझे जी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, डेफिनेशन मेथड या AB इनिशियो मेथड से निकाल के दो। तो आपने क्या करना है? अप्लाई चेंज, यानी दूसरी, यहां पर आपने हेडिंग क्या देनी है? अप्लाई चेंज। चेंज का मतलब दोनों साइड पे आपने चेंज अप्लाई कर देनी। अगर y में चेंज आई तो उस हिसाब से x में भी चेंज आएगी। तो y + Δy, ये Δy चेंज आई तो x जहां पे स्केयर में था, स्केयर के अंदर x + Δx स्क्वायर में चेंज आ गई, और कांस्टेंट में तो चेंज आने से रही, इसलिए कांस्टेंट वैसे का वैसे लिख देना है। सिमिलरली अब ये +y है, इसको उठाएं दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, ये -y हो जाएगा, इधर y Δy अकेला रह जाएगा। ये -y है, इस y की जो कीमत थी ओरिजिनली x² + 2, वो इसमें दोबारा इनपुट करवा दें, और ये क्या बन जाएगा? x + Δx का होल स्क्वायर + 2, और -y की जगह पे x² + 2 पुट करवा देंगे। पुट करवा दिया, इसके बाद क्या करेंगे? स्क्वायर को ओपन कर दें, a² + b² + 2ab, यानी x² + Δx² + 2x Δx, और +2 ये बच गया, और ये वाला माइनस अंदर इनपुट कराएंगे तो साइन चेंज, -x² - 2 +2 -2 से कट गया, -x² से कट गया, सिर्फ क्या बता? Δx² और +2x Δx। अब वैसे भी देखा जाए तो इसके बाद क्या करते होते हैं? हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड पे Δx को। जो Δx है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको दोनों साइड पे डिवाइड करवाया जाता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज को दोनों साइड पे डिवाइड कराया जाता है। Δx, तो Δx को इधर भी, और साथ ही लिमिट भी इस पे अप्लाई कर देनी थी, है कि हम अज्यूम करते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो चेंज है ये अप्रोचेस टू 0 जा रही है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अप्रोचेस टू 0 करना है, डिपेंडेंट को नहीं करना, ये ख्याल करना है। ठीक है, Δy over Δx = लिमिट Δx अप्रोचेस टू 0, और Δx को इसके साथ भी डिवाइड करा दिया और इसके साथ भी डिवाइड करा दिया, दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करा दिया, तो Δx और Δx कैंसिल, यहां पर भी कैंसिल, सिर्फ Δx ऊपर बचेगा, और लिमिट अंदर दोनों साइडों पे अप्लाई कर दी। प्लस पे इधर भी अप्लाई हो गई, इधर भी अप्लाई हो गई, इधर अप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा, और उधर अप्लाई होगी तो उधर तो कोई Δx बचा ही नहीं है, इसलिए 2x का 2x सालम निकल आएगा। ठीक है, तो इसको AB इनिशियो मेथड भी कहते हैं। ये बड़ा सिंपल सा मेथड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको चिल पे रखे हुए हैं। दूसरा पावर रूल, जो बहुत ही आसान तरीका का है, वो क्या कहते हैं? कोई भी एक नंबर जिसके ऊपर पावर लगी हो और उसके ऊपर प्राइम, प्राइम का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन, चेंज वो मांग रहा है। ये मुख्तलिफ तरीकों से आप लिख सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं Δy over dx, आप अगर लिखें तो आप लिख सकते हैं y1, अगर आप लिखें तो आप लिखें y' भी लिख सकते हैं। यानी ये सारी नोटेशनें इस्तेमाल होती हैं डिफरेंशिएशन के लिए। dy/dx, y1, y', यानी कोई नंबर है उसके ऊपर प्राइम लगा दें, तो प्राइम का यही मतलब है कि आप उसकी डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं।
एक्स की पावर एन के ऊपर प्राइम आ जाए तो क्या होगी, ये जो पावर है ये लौट के इसकी पीछे की तरफ लॉग की तरह वापस भाग जाएगी, पावर पीछे भाग जाएगी। और लेकिन वहां पे तो भाग जाती थी, यहाँ पे भागने नहीं देते, वो कहते हैं हमने एक 1 सब्ट्रैक्ट भी करवाना है, n-1। ठीक है, लॉग में क्या करते थे, ये पीछे चली जाती थी, लेकिन यहाँ पर बचता कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये अकेले भागने नहीं देते, ये कहते हैं भाग जाओ चले जाओ उधर, लेकिन n-1 हम में से एक आप माइनस भी करवाएंगे। सिंपल वही क्वेश्चन मैंने उठाया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मैंने y प्राइम अप्लाई करना है, प्राइम अप्लाई करेंगे तो दोनों साइड पे प्राइम अप्लाई होगा, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन कराना चाह रहा हूं। प्राइम अब खोल देंगे तो दोनों पे प्राइम अलग अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर पे भी और प्लस 2 पे भी। 2 वाला तो वैसे 0 हो जाएगा, इसका प्राइम क्या कहता है 2x 2-1, यानी पावर पीछे लौट जाएगी और पावर में से एक माइनस भी हो जाएगा, प्लस 0, और y प्राइम 2x। ये तो बड़ा सिंपल सा रूल है, चलें ये तो आसानी हो गई। अब मजीद क्या करेंगे भाई, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में आ गए तो फिर क्या करेंगे, तो फिर यूं करेंगे जी, इसके लिए लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। इसका तीसरा तरीका क्या है, प्रोडक्ट रूल तब लगना है जब एडिशनों पे एडिशने मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए हैं। दो नंबर हैं वो मल्टीप्लाई में आ गए हैं, एक नंबर है 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई, दूसरा है x का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये कुछ और भी हो सकता है। तो इसका प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले नंबर को वैसे छोड़ दो, दूसरे नंबर की डिफरेंशिएशन ले लो, प्लस फिर पहले दूसरे नंबर को वैसे छोड़ दो और पहले नंबर की डिफरेंशिएशन ले लो। यानी कि पहला नंबर देखें वैसे छोड़ दिया, मल्टीप्लाई वाले जो दूसरा नंबर था उस पे मैंने प्राइम अप्लाई कर दिया, प्लस अब ये दूसरे वाले नंबर की बारी है, इसको पहले छोड़ देना है और जो पहले नंबर बाकी रह गया था उसका प्राइम ले लेना है। यानी कि चेंज, दोनों पे बारी बारी चेंज का मजा चखाना है। दोनों को चेंज का मजा चखा दिया तो 2x स्क्वायर तो वैसे ही था, अब जब इस पे लगाएंगे तो इसकी पावर x के ऊपर पावर स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है 1/2, तो 1/2 पीछे आ गया x, और अब 1/2 में से अकेले तो नहीं आने देना भाई, -1 भी करेंगे, -1 भी कर दिया हमने। और इसके अलावा एक और चीज पका रखो आप लोग को, ये जो अंदर x वेरिएबल होता है इसका दोबारा प्राइम भी लिया करो, क्योंकि ये आपको बड़ा नफा देने वाली आगे चीज, आपकी आदत बन जाएगी कि जब ये अकेला वेरिएबल बच जाए x तो इसका दोबारा प्राइम ले लिया करो। कि क्यों ले लिया करो ये आपको आगे समझ आएगा क्यों मैं ले रहा हूं। प्लस दोबारा अब फिर वही नंबर बाकी रह गया था x स्क्वायर रूट, अब वो रह गया जो पहले रह गया था, यानी कि 2। अब 2 तो कांस्टेंट नंबर है, ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इसकी जो पावर 2 है ये पीछे आ जाएगी और 2 में से -1 करेंगे। और दोबारा मैंने क्या सिखाया था, जब x अकेला रह जाए तो उसका दोबारा प्राइम ले लिया करो, ले लिया जी। अब ये 2 से कट गया तो ये x स्क्वायर और x की पावर -1/2 और इसका प्राइम 1 आ गया। अब इधर देखेंगे तो इधर स्क्वायर रूट बच गया और 2 × 2x, 2 की पावर 1 -1 1, 4x बचा और 1। अब सिंप्लीफाई कर लें तो ये x की पावर -1/2 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये x स्क्वायर रूट नीचे जाके बन जाएगी, प्लस 4x और x स्क्वायर रूट। तो प्रोडक्ट रूल भी लगाना बहुत ही आसान है, ये सिर्फ आना चाहिए, इससे मिलते जुलते सवाल आएंगे, ये सवाल आने बहुत मुश्किल है। कोशेंट रूल, अगर इसकी चौथी कैटेगरी जाए तो जरूरी तो नहीं कि आपको चीज मल्टीप्लाई में मिले, कोई चीज तो आपको डिवाइड में भी मिल सकती है, बट डिवीजन भी तो मैथ का पार्ट है। तो अगर डिवीजन में आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, और आपको बोल दिया भाई मुझे चेंज चाहिए, स्लोप चाहिए, रेट ऑफ चेंज निकाल के दें, y का रेट ऑफ चेंज निकाल के दें, तो कैसे निकालेंगे, y प्राइम दोनों साइड पे रेट अप्लाई कर देंगे, प्राइम अप्लाई कर दिया। अब इसका क्या तरीका कार है, क्वेश्चन रूल याद करने का क्या तरीका, बड़ा सिंपल वे है, मैं समझाता हूँ क्या तरीका है। इसको लालच दी जाती है, जो डिनोमिनेटर में पड़ा है इसको लालच दी जाती है कि भाई आए सिर्फ आपकी हेल्प चाहिए हमें, ऊपर इस नीचे वाले को उठा के ये ऊपर ले आए हम, और उसे बताएं कि भाई हम आप पे चेंज अप्लाई नहीं करेंगे, हम चेंज अप्लाई करने लगे हैं उस नंबर पे जो ऑलरेडी ऊपर था। ऊपर क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पे चेंज अप्लाई कर दी, और ये जो नीचे वाला नंबर था इसको लालच दी कि ऊपर आए हम आपको डबल कर देंगे, डिनोमिनेटर में इसको डबल कर दिया, डबल शाह बना दिया, तो डिनोमिनेटर में इसको डबल कर दिया और इसको लालच देके इसकी जो अकेली टर्म थी उसको लालच देके ऊपर ले आए और इसको डबल कर दिया, तो ये तो लालच में मारा गया। ऊपर जाके इन्होंने जाके प्लस की बजाय माइनस अप्लाई कर दिया, और जिसको लालच दी थी उसको कहा भाई अब आपकी बारी है, और फिर चेंज उस पे, और एक्स स्क्वायर जो पहले टर्म थी वो वैसे की वैसे। ठीक है, याद करने के तरीके हैं, रट्टा नहीं लगाया करो, इंटरेस्टिंग वे में इस चीज को मेमोराइज कर लो। जैसे मैंने सिखाया क्या,
इस नीचे वाले को लालच दी जाती है कि हम आपको डबल कर देंगे, ऊपर ले आओ, और ये देखो साथ में वैसे रख दिया, ऊपर वाले नंबर पे चेंज अप्लाई कर दी यानी कि डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस ऊपर वाला नंबर वैसे लिख दिया, अब जो नीचे वाला लालच में गया था उस पे चेंज अप्लाई कर दी, डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको सिंपल करना है, सिंपल बस करें तो क्या होगा, x वैसे ही ऊपर गया था 2x2 - 1, और मैंने क्या बताया था जब x आजाद रह जाए तो क्या किया जाता है, इसका दोबारा प्राइम ले लिया जाता है। अगर यूं नहीं समझ आता तो यूं कर लिया करो कि ये अकेला नंबर था, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है इसकी दोबारा डिफरेंशिएशन लेनी है, -x² और x प्राइम की 1 हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो x2x - x² और 2x² - x² डिवाइडेड बाय x² और x² यानी 2x² में से एक x² निकालेंगे तो x² और x² आपस में कट गया, तो क्या बचा, 1 बच गया, ठीक है। तो ये सिंपल वे में मैं आपको सिखा रहा हूँ, पेपर में किस तरह आएंगे वो भी मैं बताता हूँ। ये इन रूल्स का इस्तेमाल करके करना होता है, इसलिए ये मैं बेसिकली पहले सिखा रहा हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल तो चलो एक तो अदालती इलाका ही आजाद हो गया, ये तो करना ही अलग तरीके से है, ठीक है। पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, बेसिकली हर जगह पे पावर रूल ही लग रहा है। हाँ, अब उसका तरीका चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में एक नंबर पे एक बार लगता है, फिर दूसरे बार लगता है, यानी बारी बारी लगता है। सेम क्वोशिएंट पे डिनोमिनेटर पे कहीं नहीं लगता, सिर्फ न्यूमरेटर में लगता है, लेकिन नीचे वाले को लालच देके ऊपर लाया जाता है। तो बेसिकली क्या लग रहा है, पावर रूल ही लग रहा है हर जगह पे। प्रोडक्ट, क्वोशिएंट इसकी आगे एक्सटेंशन है। अब सिमिलरली हम आगे मजीद बढ़ते हैं, ये भी तो जरूरी नहीं है कि भाई आपके पास पावर में कोई नंबर आए, पावर में कोई वेरिएबल भी तो आ सकता है, तो फिर क्या करना है, तो चलें जी हम उसकी तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, ये जो 5वीं कैटेगरी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ये आपकी एग्जाम में बहुत मस्ट आ सकती है। सिर्फ आपको तरीकाकार पता होना चाहिए कि क्या होता है। आप आमतौर पे वो करता क्या है कि x के ऊपर जो पावर है वो भी x में ले लेता है, या कोई नंबर दे के उसके ऊपर पावर भी क्या ले लेता है, इस तरह ले लेता है, या बाज़ औक़ात कोई लॉग नेचुरल वाली फॉर्म में कोई चीज़ उठा लेता है और पावर उसमें कोई वेरिएबल ले लेता है, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होता। तो याद रखना है, जब कोई कांस्टेंट नंबर पावर में ना हो, कोई वेरिएबल हो, तो फिर सबसे पहला काम उसको सीधा करना है, लॉग नेचुरल अप्लाई कर देना है। सिंपल लॉग नहीं, लॉग नेचुरल, ln, लॉग नेचुरल अप्लाई कर देना है दोनों साइड पे। जैसे कि यहाँ पे क्या गिवन था, y = x की पावर x, तो लॉग नेचुरल y = लॉग नेचुरल x की पावर x बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको पावर को नीचे उतारना है भाई, हम इसका नहीं डिफरेंशिएशन निकाल सकते, तो इसका सिंपल वे क्या है, अब इस पावर को उतार लेंगे, लॉग को, यानी सीडी है लॉग एक सीडी लगाई, इसको उतार के, क्यों, लॉग का रूल क्या कहता है पावर में कुछ भी पड़ा उसे उतार के पीछे फेंक दो, तो वो पावर को उतार के पीछे फेंक दिया। देखा, सिंपल कर लिया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे प्राइम अप्लाई किया, यहां पे अप्लाई किया तो 1/y, क्योंकि लॉग नेचुरल x या कोई नंबर हो तो उसकी डिफरेंशिएशन 1/x 1/y या 1/ वो चीज होती है जिसका लॉग नेचुरल लिया जाता है। तो लॉग नेचुरल y का क्या होगा, y। अब मैंने क्या सिखाया था, वो आदत अब आपके काम आएगी कि जिस चीज को आप डिफरेंशिएट कर चुके होते हैं, डिफरेंशिएशन में ला चुके होते हैं, उसका dy/dx दोबारा ले लिया करें, यानी कि y का प्राइम दोबारा लेंगे। तो y का प्राइम जब दोबारा लेंगे तो क्या बनेगा, dy/dx, या y प्राइम ही लिख दें, यानी कि जिस चीज की आप डिफरेंशिएशन ले रहे होते हैं उसको एक दफा सिंगल में उसका प्राइम ले लिया करें, dy/dx ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि ये नंबर था, इस नंबर का वेरिएबल का दोबारा लेना होता है। अब सिंपल राइट साइड पे आए तो यहां पर दो वेरिएबल हैं, कौन से, डिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट, दोनों जो है राइट साइड पे इंडिपेंडेंट है, x और लॉग नेचुरल x। तो यहां पर क्लियरली पता चल रहा है कि प्रोडक्ट रूल लगना है। मैंने क्या सिखाया था कि क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल तो वैसे साथ में आएंगे, मेन चीज पावर रूल चलेगी। अब यहां पर देखें तो क्या तरीका सिखाया था कि पहला नंबर वैसे, दूसरे नंबर पे प्राइम, प्लस दूसरा नंबर वैसे और पहले पे प्राइम। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/x और x का दोबारा प्राइम, x का दोबारा प्राइम 1 ही होता है, क्योंकि इधर dx/dx आएगा, क्या आएगा, जिस तरह इधर dy/dx आया था, इधर क्या आएगा, dx/dx, तो ये दोबारा 1 बन जाएगा, प्लस लॉग नेचुरल x और x प्राइम जो हमने ऑलरेडी लिया था 1,
इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स एक्स से कट गया, एक्स का प्राइम 1 हो गया और 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स। अब आखिर में क्या करना होता है, जो इधर y पड़ा होता है इसको इधर उठा के इधर ले आते हैं, तो ये उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होता है। आखिर में y की वैल्यू जो ओरिजिनल फंक्शन था वहां जाके आपने इधर पुट करा देनी होती है। बस ये स्टेप याद रखना है कि आखिर में जो y है इसको उठा के इधर ले आना है और जो ओरिजिनल वैल्यू थी y इज इक्वल टू एक्स की पावर x वो इधर पुट करा देनी है, आपकी चेंज निकल आई। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक और सवाल भी मैंने कर दिया ताकि आप में मजीद घबराहट ना तारी हो। क्या जी, मैंने सिंपल क्या लिया, y इज इक्वल टू एक सिंपल नंबर लिया, y इज इक्वल टू 3 की पावर 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि अब एक कांस्टेंट नंबर के ऊपर मैंने पावर चढ़ा दी। आगे तो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर चढ़ा दी थी, अब क्या करा दिया, किसकी चढ़ाई करा दी, एक कांस्टेंट के ऊपर एक पावर को, और वो भी वेरिएबल की पावर को चढ़ाई करा दी। अब फिर सिंपल है, यहाँ पे तो मैंने क्या सिखाया है कि जब भी वेरिएबल पावर में आ जाए तो मोहतात हो जाना है, लॉग नेचुरल की मदद से इसको उतारना है। पहले भाई आप किधर चढ़ गए हैं, अप्लाई लॉग नेचुरल ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग नेचुरल y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल 3 की पावर 2x स्क्वायर प्लस 1, तो लॉग का ही हल है इसका, इसकी पावर को उतारने का। पावर उतार के पीछे 2x स्क्वायर प्लस 1, ख्याल करना बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं, उनकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई का रूल बड़े खराब होते हैं, तो वो जनाब साहब कहते हैं अच्छा ये 1 के साथ क्या करें, भाई ये इसी का हिस्सा है, इसको बाहर ले आए और मल्टीप्लाई लॉग नेचुरल 3। अब हमने क्या करना है, अप्लाई डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग नेचुरल y पे भी प्राइम लगा दिया और इस पूरी टर्म पे भी प्राइम लगा दिया। ये तो उसी तरीके से एज इट इज 1 ओवर y, और y का दोबारा डिफरेंशिएट ले लेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, अब लॉग नेचुरल 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज की क्या होती है, फर्ज करें लॉग नेचुरल x है तो हम क्या लिखते होते हैं 1 ओवर x और फिर मल्टीप्लाई x का प्राइम दोबारा लेते होते हैं, इसलिए हमारा आंसर 1 ओवर x आता है। लेकिन अब अगर एक कांस्टेंट टर्म आ गई तो क्या बनेगा 1/3 और इस 3 का दोबारा डेरिवेटिव, तो 3 का दोबारा डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0। इसका क्या मतलब है, लॉग नेचुरल 3 क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसका मतलब है किसी भी नंबर का लॉग नेचुरल आ जाए, ठीक है, और उसके साथ कोई वेरिएबल ना इन्वॉल्व हो, यानी कि वेरिएबल से मुराद ये कि x मल्टीप्लाई लॉग नेचुरल 3 ना लिखा हो, ये लिखा हो, ये तो फिर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, जिस तरीके से 2x के साथ 2 कांस्टेंट ट्रीट होता है। यानी कि इसका जवाब क्या आएगा, अगर इस पे प्राइम अप्लाई करें तो लॉग नेचुरल 3 एज ए कांस्टेंट के तौर पे साथ टिका रहेगा और x पे सिर्फ प्राइम लगेगा, और आंसर क्या आएगा लॉग नेचुरल 3, क्योंकि x का प्राइम 1 होता है। सिमिलरली जिस तरीके से 2x होता था और प्राइम लेते थे तो 2 वैसे ही लग जाता था और प्राइम सिर्फ x पे लगता था, और 2 बेचारा साथ में वैसे ही आ जाता था, ऐसे ही था। 2 और x का प्राइम 1 तो हम 2 लिखते थे। सिमिलरली ख्याल करना है, जब लॉग नेचुरल नंबर में आ गया तो नंबर में वो कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा, लॉग नेचुरल 3 को सेपरेट करा लेंगे और 2x स्क्वायर प्लस 1 जो अंदर लिखा होगा उसका प्राइम सिर्फ लग जाएगा। जब प्राइम प्लस में हो तो दोनों पे सेपरेट अप्लाई हो जाता है, 2x स्क्वायर पे भी और 1 पे भी। इसका तो बन जाएगा 2 2s are 4 और x2 - 1, और दोबारा मैंने क्या सिखाया था, इस नंबर का दोबारा प्राइम ले लिया करें, प्लस 1 का प्राइम 0 होता है। अब क्या होगा, लॉग नेचुरल 3 एज इट इज बाहर खड़ा रहेगा, 2 2s are 4x और सिर्फ 4x बचेगा, x का प्राइम 1 होता है, तो आंसर 4x लॉग नेचुरल 3। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, इस साइड पे क्या था, y भी था, ये y उठा के उधर ले जाएं, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, और आखिर में जो y की ओरिजिनल वैल्यू थी शुरू में स्टार्टिंग y इज इक्वल टू 3 2x स्क्वायर प्लस 1 दोबारा इसमें इनपुट करा दें, आपका आंसर खत्म। ठीक है, तो जस्ट ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक लाजमी क्वेश्चन के तौर पे पास्ट में भी आता रहा है, इससे मिलता जुलता, तो इससे मिलता जुलता कुछ भी आ सकता है। आपने लॉग नेचुरल को नहीं भूलना, लॉग नेचुरल ही इसका जो है मेन सॉल्यूशन है। एक और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है, वो चेन रूल पूछते हैं या पैरामीट्रिक फंक्शन पूछते हैं। होता ये है कि वो x और y को इकट्ठा मिला के एक फंक्शन नहीं देते, बल्कि x को भी एक थर्ड वेरिएबल के साथ शो करते हैं और उसी थर्ड वेरिएबल के साथ y को भी शो कर देते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है, देखें x इज इक्वल टू 10t और y इज इक्वल टू 4t³ + 1 है, यानी कि x को भी t की शक्ल में ले गए हैं और y को भी t, यानी जो थर्ड वेरिएबल है दोनों को एक थर्ड वेरिएबल की शो फॉर्म में ले जाते हैं।
तो इसमें तो सबसे पहले आपने क्या निकाल लेना है, dy बाई डी टी निकाल लेना है। dy बाई डी टी निकाल लेना है तो क्या होगा, अब आपके पास, क्योंकि ये फंक्शन हमारा एक रिदम में चल जाएगा, dy बाई डी एक्स निकलने का डायरेक्टली तरीका है कि dy बाई डी टी निकाल लिया आपने, यानी कि थर्ड वेरिएबल का पहले y के साथ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करवाना है। तो वो जो डिफरेंशिएशन बनेगी, इसके बाद आपने उस x वाले फंक्शन को पकड़ लेना है और x को अब t के साथ डिफरेंशिएट करा देना है। डिफरेंशिएट कराने के बाद जो फाइनल वर्जन आता है सीकेंट स्क्वायर टी, यानी कि इधर प्राइम में tan का जो दोस्त है वो सीकेंट स्क्वायर है। तो अगर इसको डायरेक्टली, अब इसके बाद अगला काम क्या करना है, हमें dx नीचे चाहिए होता है क्योंकि हमने dy बाई dx की तलाश में है। तो इधर जो dx बाई dt है इसको आपने इन्वर्ट कर देना है, dx को ऊपर, dt को ऊपर ले जाना है और dx को नीचे। तो लाजमी बात है जो इसकी राइट हैंड साइड पे फंक्शन है वो भी डिवाइड में 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर टी बन जाएगा। अब इसके बाद एज पर चेन रूल याद रखना है, क्या लिखना है, एज पर चेन रूल। चेन रूल ये कहता है कि dy बाई dx अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा तो आप कैसे निकाल सकते हैं कि dy बाई dt मल्टीप्लाई dt बाई dx, इस तरीके से करें तो आप dy बाई dx हासिल कर सकते हैं। यानी पहले आप क्या, किसका चेन निकालें, dy का dt के साथ, फिर dx dt निकाल लें और उसको इन्वर्ट कर दें और इसमें वैल्यूज पुट करा दें। अब dy बाई dt हम ऑलरेडी 12t स्क्वायर निकाल चुके हैं और इसको इन्वर्ट करके हम ऑलरेडी 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर t निकाल चुके हैं। इनको सिंप्लीफाई करें तो 12t स्क्वायर डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर t, ये अब आपके पास dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, इसी की एग्जाम्पल 36 है आपकी बुक की, वो भी आपने लाजमी ट्राई करनी है। पैरामीट्रिक फंक्शन है, आपको समझ आ जाएगी वो कुछ, मेरे हिसाब से एग्जाम्पल 36 बड़ी अहम है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और मैंने इन टर्म्स ऑफ थीटा आपकी आसानी के लिए कर दिया है, वैसे जरूरत नहीं थी। अब x को उसने थीटा की शक्ल में दे दिया और y भी फिर थीटा में होगा। x sin 2 थीटा है और y cos 4 थीटा है। तो पहले क्या करना है, y को पकड़ लेना है, y इज इक्वल टू cos 4 थीटा। ये नहीं जरूरी नहीं है कि y को पहले लेना, ये मैं आसानी के लिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि आपको जरा आसानी रहती है कि y आपने ऊपर रखना होता है और x आपने नीचे रखना होता है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए एक ट्रिक निकाली है कि dy बाई डी थीटा आपने निकाल लिया तो दोनों साइड पे प्राइम, यानी कि cos 4 थीटा के ऊपर भी प्राइम लग जाएगा। डिफरेंशिएशन जब ओपन करेंगे तो cos की डिफरेंशिएशन साइन के साथ दुश्मनी है, दोस्ती में है लेकिन माइनस वाली दोस्ती है, यानी कि एंटी दोस्ती है। माइनस cos थीटा माइनस साइन 4 थीटा, और जो एंगल होता है उसका दोबारा डिफरेंशिएट लेते हैं, एंगल का दोबारा डिफरेंशिएट, एंगल दोबारा डिफरेंशिएट लगेगा तो थीटा का 1 होगा और सिर्फ 4 बचेगा, तो 4 पीछे आ जाएगा, -4 साइन थीटा। अब दूसरी टर्म हमारे पास थी x sin 2 थीटा, इसी भी दोनों साइड पे अप्लाई डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई डी थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा प्राइम। प्राइम इसका खोलेंगे तो साइन का दोस्त कौन होता है, cos, तो cos 2 थीटा और 2 थीटा का जो प्राइम है दोबारा लेंगे, यहाँ पर 2 cos 2 थीटा, इस तरीके से हमारी डिफरेंशिएशन निकल आएगी। और फाइनली मैंने क्या सिखाया था, जहां पर भी x है उसको इन्वर्ट कर देना है, d थीटा बाई डी एक्स 1 ओवर 2 cos 2 थीटा। अब एज पर चेन रूल क्या है, dy बाई डी एक्स अगर आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते तो क्या है, dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स, दोनों वैल्यूज पुट कराओ, कटिंग होती है तो ये कटिंग हो रही है, 2 कटेबल 4 पे 2 टाइम जाता है तो -2 साइन 4 थीटा ओवर cos 2 थीटा। मजीद अगर होती हुई तो कर दें, नहीं तो यहाँ तक ही है। ये इसी तरीके से छोटे से क्वेश्चन होते हैं लेकिन इनका बेसिकली पावर रूल लग रहा होता है, लेकिन ट्रिक याद रखनी है कि क्या चल रही है। अब देखें, मेन जो स्टूडेंट्स याद नहीं कर पाते बहुत से आसान है, साइन का दोस्त cos, साइन में जो चेंज होगी वो cos में कन्वर्ट होगी, cos का दोस्त साइन, लेकिन cos अपने दोस्त को नेगेटिव में मिलावट करके देता है। इधर tan का दोस्त कौन बनता है, सीकेंट स्क्वायर, tan सीकेंट स्क्वायर को मतलब बहुत ज्यादा नवाज देता है। ठीक है, फिर जब सीकेंट की बारी आती है तो वो फिर नवाज नहीं सकता, tan को नवाज नहीं सकता, तो कहता है भाई आपने तो मुझे नवाजा था लेकिन मैं ये है कि आपके पास खुद चला आता हूँ, इसलिए सीकेंट tan के पास खुद चला आता है, तो सीकेंट x और tan x बन जाते हैं। यानी जब सीकेंट x पे चेंज अप्लाई होती है तो सीकेंट x चौंका उस बेचारे को खुश नहीं रख पाता, उसको स्केयर तो नहीं बना सकता, तो वो क्या कर देता है, वो खुद भी चला जाता है, सीकेंट x tan x। ये मैंने ट्रिक निकाले हैं याद करने के, इनको दिल पे नहीं ले लेना कि ये पता नहीं क्या बता रहा हूँ। तो ये एक ट्रिक है कि tan सीकेंट x स्केयर को डबल करके देता है, तो जब सीकेंट की बारी आती है तो वो चौंका उसको डबल नहीं कर पाता, तो इसलिए वो क्या करता है, वो कहता है खुद भी साथ चला जाता है। ठीक है, सिमिलरली कॉट जो है कोसेकेंट स्क्वायर को नेगेटिव में खुशी देता है, इसलिए कोसेकेंट की जब बारी आती है तो वो खुद भी धक्का लगाने साथ कॉट के साथ पहुंच जाता है। ठीक है, ये ट्रिक है, इस तरीके से याद रख लो, इंशाल्लाह याद रहेंगे, ये भूलेंगे नहीं।
ठीक है, ये बड़े लंबे अरसे तक आपको स्टोर रहेंगे। स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज 2.7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे ये आपकी इम्प्लिसिट कैटेगरी और पैरामीट्रिक फंक्शन भी हैं, और वहाँ पे एक स्पेसिफिक डेरिवेटिव जो होता है कि वो भी निकालें, वो भी है। और इसके अलावा वहाँ पे मैं अभी एक और कैटेगरी करूँगा इसके बाद, वो भी शामिल है। इम्प्लिसिट कैटेगरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जिसमें x और y इस तरीके से आपस में मिले होते हैं जिनको आप सेपरेट नहीं करा सकते। नॉर्मल फंक्शन होता है कि हम कॉमन ले लेते हैं और एक साइड पे करा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमन लेके भी अब पॉसिबल नहीं होता कि आप उनको अलग करा सकें, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन जितने भी होते हैं उनका भी इसी तरीके से डेरिवेटिव पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी देखें एक्स वाई स्क्वायर, इस तरीके से ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। अब सारे इधर भी इधर की जीरो पे तो जीरो ही आएगी, इधर सब पे सेपरेट हो जाएगी। एक्स का प्राइम, एक्स वाई का प्राइम, वाई स्क्वायर का प्राइम, -20 का प्राइम। अब एक्स का प्राइम हमें पता है 1 होता है। अब ये 2 नंबर आ गया तो क्या होगा, पहला नंबर वैसे, दूसरे नंबर का प्राइम, प्लस फिर क्या होगा, जो पहला नंबर वैसे और दूसरे नंबर का प्राइम, -2। अब क्या होगा, ये सिंपल है, y और 2 - 1, और इस नंबर का दोबारा हम प्राइम लेते हैं। ये मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये आदत बना लें कि जो नंबर अकेला भी बच जाए उसका दोबारा प्राइम लाजमी लिया करें, नहीं तो आपकी बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, आपको समझ नहीं लगेगी कि आपने क्या गलतियां की हैं। देखा, अब ये हमने प्राइम लिया तो हमें कितनी बचत हो गई, -0 = 0। अब देखें 1 + x, y प्राइम हमें पता है क्या होता है, dy/dx, प्लस y x प्राइम हमें पता होता है 1, -2y की 2 - 1, और इस नंबर का हमने दोबारा प्राइम लिया था, तो यही चीज हमें बचत कर गई। क्या होगी, dy/dx हमारा एक और भी आता है = 0। अब क्या होगा, dy/dx वाले आपस में इकट्ठे, और जो बगैर dy/dx के तो वो उठा के दूसरी साइड पे, +y - 1, उधर जाके -y - 1, और ये दोनों इकट्ठे, इन दोनों में dy/dx कॉमन आ जाएगा तो x - 2y अंदर मल्टीप्लाई की शक्ल में चला जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dy/dx आपका इस तरह निकला करेगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन भी मैंने कर दिया है, जो x sin y = -y cos x = 1 है। अप्लाई डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स पे करेंगे तो x sin y -y cos x प्राइम और 1 का प्राइम, 1 का प्राइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x sin y का प्राइम -y cos x का प्राइम। अब 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए हैं तो दोनों पे इसका मतलब है हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। इधर भी प्रोडक्ट रूल, इधर भी प्रोडक्ट रूल। इधर प्रोडक्ट रूल क्या लगेगा, पहला नंबर एज इट इज, दूसरे नंबर का प्राइम, प्लस दूसरा नंबर एज इट इज, पहले नंबर का प्राइम। दरमियान में माइनस है तो पक्की याद रखें, जब भी माइनस आ जाए और आगे प्रोडक्ट रूल लग रहा हो तो कंफर्म ब्रैकेट लगा लिया करेंगे। y पहले नंबर का प्राइम प्लस दूसरा नंबर और पहले नंबर का प्राइम = 0। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो x ये साइन जो होता है ये cos y में चला जाता है, और मैंने दोबारा क्या सिखाया था कि चाहे वेरिएबल है, थीटा है या कोई चीज़ भी इस्तेमाल हो रही है, cos के साथ आ गया है, उसका दोबारा भी प्राइम लिया करें, क्योंकि ये आदत आप पका लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपको कम से कम इम्प्लिसिट फंक्शन में गलतियाँ आप नहीं करेंगे। अब y का मैंने दोबारा प्राइम ले लिया प्लस साइन y, और x का प्राइम कोई ज़रूरत नहीं, x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका 1 ही होता है। ठीक है, -y, और इसी तरीके से cos जो होता है वो अपने दोस्त को माइनस की शक्ल में कन्वर्ट होता है, -sin x प्लस cos x और dy/dx, y प्राइम जो होता है dy/dx होता है। अब माइनस अंदर अप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा। अब जितने dy/dx वाले हैं वो आपस में इकट्ठे कर दें, और जो बगैर dy/dx के वो उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो उधर जाके -sin y और -y sin x हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन x cos y - cos x, तो dy/dx कॉमन में चला जाएगा, ये इधर ही रहेगा, ये दोनों साइड पे जाके डिवाइड होगी, ये दोनों साइड पे जाके डिवाइड होगी। तो सिंपली आपने इम्प्लिसिट फंक्शन का बहुत आसानी से कर। स्टूडेंट्स, एक और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि 2.8 एक्सरसाइज के शुरू में भी है, मतलब एग्जाम्पल्स में भी है और एक्सरसाइज के अंदर भी है। तो 2.8 बहुत अहम एक्सरसाइज है, वहाँ से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इजीली आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, 2। ठीक है, तो फाइंड dy और डेल्टा y और dy, इस तरीके से आपको कह देंगे, और डेल्टा y बहुत आसान तरीके से निकाला जा सकता है, AB इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है।
वो आपको एक वैल्यू दे देगा y इज इक्वल टू 5x² प्लस 4x प्लस 1, इससे मिलती जुलती कुछ भी दे देगा। और आपसे एक तो ये पूछ सकता है कि डेल्टा y और dy फाइंड करें, ठीक है, और कंपेयर करें जब x की वैल्यू ये हो और डेल्टा x की वैल्यू ये हो, और dx और डेल्टा x तकरीबन अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, इसलिए उसने ये सेम लिखे हैं। अब सबसे पहले है, आगे तो हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करते थे, अब भी करनी है, लेकिन पहले हमने चेंजेस अप्लाई करनी है। पहले हम डेल्टा y फंक्शन निकालेंगे, तो चेंजेस अप्लाई करेंगे, तो जब चेंज y में आएगी तो विद रिस्पेक्ट टू x भी उसमें चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी। x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x, यानी जिस जगह पे x है वहां के डेल्टा x चेंज हो जाएगा। अब सिंपल जहां पे स्क्वायर है स्क्वायर ओपन करवा दें, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab उस तरीके से ओपन करवा दिया। ये सिंपल है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। अगला स्टेप क्या होता है कि ये जो प्लस y ये होता है, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आए तो ये माइनस y हो जाएगा। अब सेम 5 अंदर भी मल्टीप्लाई करें और y की वैल्यूज भी उस फंक्शन से ले आए। y की जब सारी वैल्यूज इसमें डालेंगे तो आपने देखना है कि सारा का सारा y गायब हो जाएगा। देखना ये y सारा का सारा गायब हो गया। देखें 5x² से कट गया, 4x है और 1 से। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आपको इधर ही पता चल जाएगा। अगर y आपका खत्म ना हो रहा हुआ तो इसका मतलब है आपने कोई मिस्टेक की है। तो 5 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 10x डेल्टा एक्स प्लस 4 डेल्टा एक्स, वही टर्म्स बाकी रह गई हैं जिनमें डेल्टा एक्स बाकी रह गया था। अब इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे रोक लेना होता है। ए बी इनिशी मेथड में एक स्टेप और भी करते हैं कि डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, बस डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने रुक जाना है। अब आपने दूसरा फंक्शन जो है डी वाई बनाना है, यानी कि डेल्टा वाई आपने बना लिया, इसको ए का नाम दे दे। दूसरा आपने डी वाई बनाना होता है, तो डी वाई बनाना आसान है, डिफरेंशिएट कर लें इसी मेन फंक्शन को दोनों साइड पे, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका निकल आएगा। अब डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो सेम आपका फंक्शन डी वाई भी बन गया। अब सिंपल आपने करना क्या है कि x और dx इसमें पुट करना है और आपकी वैल्यूज बतानी है कि क्या ये सेम है कि नहीं है। x और डेल्टा x और dx दोनों सेम है 0.02, इसका मतलब है जहां पे dx है वहां पे भी 0.02 पुट करना है, और जहां पे डेल्टा x है वहां पे भी 0.02 पुट करना है, वहां पे भी 0.02 पुट करना है। पुट करवाएं दोनों इक्वेशंस में तो देखेंगे कि डेल्टा y आपका 1.282y है और dy भी आपका 1.28 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। वैसे तो ये नॉर्मली चलें, इस डिस्कशन में डेल्टा y और dy इक्वल हो गया, लेकिन ये हमेशा इक्वल नहीं होते। ये किसी खास डिस्कशन में इक्वल तो हो सकते हैं, लेकिन इनका हमेशा सेम होना ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो डेल्टा x और dx है ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, यानी x में जो चेंजेस आती हैं वो बड़ी माइनर आती हैं, लेकिन y में चेंजेस बड़ी ज़्यादा आती हैं, इसलिए इनका एक जैसा होना हर दफ़ा सेम होना ज़रूरी नहीं है। किसी डिस्कशन में अगर वो सेम हो गई तो हो सकता है कि वहाँ पे हो जाए, ठीक है। एक और जो चीज़ है वो आपसे ये कह सकता है कि इंडिकेटेड डेरिवेटिव, यानी कि वो आपको आगे लिख दे कि मुझे इसका तीसरा डेरिवेटिव निकाल के दो, चौथा डेरिवेटिव निकाल के दो, पांचवा डेरिवेटिव निकाल के दो। तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है, ये कह देता है ये कि बार बार उसको डिफरेंशिएट करते रहना है। देखें इसका पहला प्राइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस है माइनस साइन में चला जाता है, और याद रखिए जो एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो पाई पीछे शिफ्ट हो जाएगा। अब हमने इसका दोबारा लेना है तो साइन जो होता है कॉस होता है, और इसका एंगल का फिर लेंगे तो माइनस पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स हो जाएगा। तो एफ ट्रिपल प्राइम तक हमने जाना है, तो ट्रिपल प्राइम लेंगे तो माइनस पाई स्क्वायर एज ए कांस्टेंट के तौर पे आ जाएगा, और कॉस एक्स पाई एक्स का माइनस साइन पाई एक्स, और पाई एक्स का दोबारा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई क्यूब बन जाएगा। तो सिमिलरली ये बहुत सिंपल होता है। अगर वो कोई इंडिकेटेड डेरिवेटिव पूछ लेता है तो ये निकालना तो सबसे सिंपल काम है, ठीक है। डेरिवेटिव निकालना आसान है, सिर्फ ये डेल्टा वाई डी वाई ये वाली वैल्यूज पे फोकस करें, अप्रोक्सीमेट जो करवाना का कहता है उस पे फोकस करें, ठीक है। और जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि जो पैरामीट्रिक फंक्शन है उस पे फोकस करें, इम्प्लिसिट फंक्शन पे फोकस करें, और जहाँ पे आपके पास पावर में कोई वेरिएबल यानी कि पावर में वेरिएबल चला जाए तो लॉग नेचुरल दोनों साइड पे इंट्रोड्यूस करवाना होता है, उस पे फोकस करें, ठीक। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके डेरिवेटिव में वो आपसे क्रिटिकल वैल्यूज़ पूछ सकता है, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यूज़ का कंसेप्ट काफ़ी बड़ा है, यानी कि क्रिटिकल वैल्यूज़ आपको बताती हैं कि उस पॉइंट पे वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, या वो स्टेशनरी पॉइंट पे खड़ा है। यानी कि इनका आगे इस्तेमाल इस चीज़ में आना है कि ये फंक्शन आगे मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, मिनिमम की तरफ जा रहा है, या स्टेशनरी खड़ा है।
तो क्रिटिकल वैल्यूज या पॉइंट्स आपको कह सकता है, वैल्यूज कहे तो तब क्या करना है, अगर पॉइंट्स कहता है तो तब क्या करना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जिस पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, या फिर ये हो सकता है कि जो डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करता। ठीक है, एग्जिस्ट इसलिए कि हो सकता है कि वो फंक्शन हो ही कांस्टेंट, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब एफ एक्स इज इक्वल टू 2 तो कोई डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसमें अगर हम चेंज अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा। तो इसी तरीके से कोई फंक्शन भी हो सकता है, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 6x प्लस 8। अब आपसे वो डिमांड करता है मुझे क्रिटिकल वैल्यूज निकाल दो, तो आपने सबसे पहले इसका पहला डेरिवेटिव निकालना है। 2 मल्टीप्लाई 2 4x माइनस 6 बचेगा, इसका वैसे ही जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करना है, और 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 4x 6/4 और 3/2। अब आपकी क्रिटिकल वैल्यू इस फंक्शन की 3/2 है, ये पुट करें तो ये डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। अगर वो कहता है नहीं भाई मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के दो, तो आपने क्या करना है, ये जो x इज इक्वल टू 3/2 इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देना है, तो y की वैल्यू भी निकल आएगी, क्योंकि एफ एक्स असल में क्या होता है, ये y होता है। ये उठाएं उसी फंक्शन में पुट करवा दें, पुट करवाएंगे तो आपके पास 7/2 यानी y आपका क्या निकल आया, अगर यही फंक्शन में पुट करें तो 7/2 आया। तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स जो होंगे 3/2 जो आपने निकाला था और 7/2। ठीक है, तो इस तरह आप क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। तो इसी से मिलते जुलता एक और सवाल करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस x माइनस 2। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 3x² प्लस 1 निकल आएगा। अब पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब कम्प्लेक्स नंबर यानी क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई रियल पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते, या तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है, या फिर डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। तो बस इसमें ना तो कोई आपके पास क्रिटिकल वैल्यू होगी, रियल वैल्यू होगी, और ना ही आप पे कोई क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो आप क्लियरली लिखेंगे विच इज कम्प्लेक्स नंबर सो नो रियल पॉइंट्स एग्जिस्ट हियर। ठीक है, इसी तरीके से अगर यही फंक्शन वो आपको ट्रिग्नोमेट्री में cos 4x या इस तरीके से दे दें, तो उसी तरीके से f प्राइम x निकालेंगे तो cos अपने दोस्त को माइनस दे देता है, माइनस साइन 4x, और 4x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो -4 sin 4x। अब हम क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे तो -4 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो सिर्फ साइन 4x बचेगा, या 4x इधर ही रहेगा और साइन उधर जाके साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स जिधर जिधर 0 होता है तो वो देखें जितने पाई के मल्टीपल्स हैं, cos 0, cos 180 सॉरी साइन 180, साइन 360, यानी कि 80 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उस पे साइन 0 है, तो हम लिखेंगे n पाई। तो यहाँ पर जो 4 है मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपकी क्रिटिकल वैल्यू n पाई/4 है, यानी पाई के जितने भी मल्टीपल हैं वो अगर वैल्यूज पुट कराएं तो सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि दूसरी अगर क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करा देंगे, तो हमारे पास 4 से कैंसिल और n पाई बच जाएगा। अब पाई की जितनी भी वैल्यू है कॉस की या तो -1 में है या +1 में है, इससे आगे आगे पीछे नहीं है। cos 180 देखें तो पॉजिटिव -1, cos 360 देखें तो +1, इसका मतलब है -1 और +1 ही है, तो आपकी वैल्यूज क्या निकलेंगी, -1 और +1। अब अगर ओवरऑल आप क्रिटिकल पॉइंट्स लिखेंगे तो n पाई/4 ये क्या थी, x थी, और y की वैल्यू +-1 निकलती हैं। ठीक है, तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स इस तरह होंगे। 9 में जो एक और कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, या इसकी जगह पे वो टर्म यूज करेगा फाइंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा का क्या मतलब होता है, एक्सट्रीम यानी मिनिमम किस एक्सट्रीम पे जा सकता है और मैक्सिमम किस एक्सट्रीम पे जा सकता है। यानी एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा से मुराद ये होती है कि ये मिनिमम किस एक्सट्रीम पे जाएगा और मैक्सिमम किस एक्सट्रीम पे जाएगा, ये मतलब होता है। आपको उसने एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू -x² प्लस 6x, और उसमें आपको उसने इंटरवल भी दे दिया है कि 1 और 4 पे मुझे चेक करके बताएं क्या इस इंटरवल में ये मैक्सिमम या मिनिमम है, तो कितना है।
तो आपने उसी तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव -2x + 6, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव में x की एक वैल्यू निकलेगी जो कि 3 निकल आई। अब इस वैल्यू को चेक करना है जो उसने क्वेश्चन में इंटरवल दिया है, क्या ये उस इंटरवल के अंदर लाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो देखें तो 3 क्लियरली 1 और 4 के दरमियान में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने 3, 1 और 4 इनको बारी बारी इस फंक्शन में जो ओरिजिनल फंक्शन था उसमें पुट करना है और यहीं से हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकाल लेने हैं। चेक करें जी, 1 पुट किया तो 5 आया, 3 पुट किया तो 9 आया और 4 पुट किया तो 8 आया। यहीं से बता दें कि सबसे मिनिमम वैल्यू 5 है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू 9 है। तो इसका मतलब है ये एब्सोल्यूट मिनिमम है और इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। बस उसने यही पूछा है। तो सिर्फ आपने क्या करना है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम 9 है एट x = 3 और एब्सोल्यूट मिनिमम 5 है जो कि x = 1 है। और इनको पॉइंट्स की शक्ल में लिख दें। 3 और 9 जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट है और 1 और 5 एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट है। बस इनको इस तरीके से डिस्क्राइब कर देना होता है। एक और देखते हैं कि जिसमें हम वैल्यूज निकालते हैं, जो एक और वैल्यू तीसरी वैल्यू निकालते हैं वो इस इंटरवल में ही नहीं आती। तो उसमें क्या करना है, अब जी सिंपल उसी तरीके से फंक्शन ले लिया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया तो x की एक वैल्यू निकली 1 निकली। 1 तो इस इंटरवल में लाई नहीं करती 2 और 5 में। जब वो लाई नहीं करती तो फिर क्या करना है आपने, फिर इस वैल्यू को इग्नोर कर देना है। जो ऑलरेडी जो गिवन वैल्यूज होंगी 2 और 5 उनको इसमें पुट कर देना है। देखिए यानी 1 को इग्नोर कर देना है। अब 2 और 5 को पुट करें तो अब तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना और आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि अब तो 2 ही वैल्यूज हैं। जिस पे मिनिमम आए वो एब्सोल्यूट मिनिमम है, जिस पे मैक्सिमम है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। अब इन पॉइंट्स को सिर्फ मिला के लिख लो। एब्सोल्यूट मिनिमम आया आपका 1 जब x 2 था, तो 2 और 1 आपका एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट है जब हमने 5 पुट किया था तो 16 जवाब आया था, 5 और 16। इसी तरीके से अगर ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए जैसे कि 1 + 5 sin 3x और साथ में इंटरवल दे दे कि 0 से π/2 के दरमियान में है, तो आप उसी तरीके से फिर क्या करना है, पहला डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद उसको क्या कर देना है, = 0 पुट कर देना है। जो कि हमारा आया 5 cos 3x और 3x का दोबारा प्राइम लिया तो 15 cos 3x आया। 15 cos 3x को 0 के इक्वल रखेंगे तो नंबर तो जाके उधर डिवाइड होकर गायब हो जाएगा, लेकिन cos 3x इसी तरह रहेगा। अब 3x इसी तरीके रहेगा cos इनवर्स 0। अब cos इनवर्स 0 जो है वो π/2 पे होता है। इसके n मल्टीपल इसलिए नहीं लिए क्योंकि उसने इंटरवल दे दिया है कि 0 से π/2 के दरमियान में। तो आखिरी वैल्यू हमारी निकली है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। x की वैल्यू π/6 अगर हम पुट करवाएं तो ये फंक्शन जो होता है हमें मैक्सिमम या मिनिमम दे सकता है। लेकिन चेक करना है क्या ये जो हमने वैल्यू निकाली है इस इंटरवल में लाई भी कर रही है कि नहीं कर रही। तो 0 से 90 होता है π/2 और π/6 जो होता है ये होता है 30 होता है। तो इसका मतलब है कि π/6 भी इसमें लाई कर रहा है। तो अब हम तीनों वैल्यूज को बारी बारी में ओरिजिनल फंक्शन में पुट करवा के चेक करेंगे। ओरिजिनल फंक्शन जिस पे मैक्सिमम दे देगा वो मैक्सिमम, जिस पे मिनिमम दे देगा वो मिनिमम। 0 पुट किया तो 1 आया, π/6 पुट किया तो 6 आया और π/2 पुट किया तो हमारा आंसर -4 आया। तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि मैक्सिमम पॉइंट 6 है और मिनिमम पॉइंट -4 है। 6 आया जब हमने π/6 पुट करवाया, -4 आया जब हमने π/2 पुट करवाया। तो आपका एक पॉइंट बनेगा π/6 और 6 जो कि मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा π/2 और -4। इस तरीके से आप क्रिटिकल वैल्यूज का यूज करके एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जो एक और कंसेप्ट चल रहा है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन और कनकेविटी। ठीक है, एग्जाम में अक्सर ये मिला के हो सकता है क्वेश्चन पूछने कि पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन और कनकेविटी, और ये हमने सेकंड डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके निकालना है। इसमें सिर्फ 3 केस है। पहला केस क्या है कि आपके पास सिंपल एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन के बारे में वो कहता है कि मुझे जी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन बताएं और इसकी कनकेव अपवर्ड कब होना है और कनकेव डाउनवर्ड कब होना है वो बताएं।
यानी किस जगह पे ये शेप चेंज करेगा। सिंपल केस में क्या है कि आपको एक फंक्शन दिया गया है -x³ प्लस 6x² प्लस x माइनस 1। तो आपने इसका पहला डेरिवेटिव निकाला जो क्या होगा -3x² प्लस 12x प्लस 1। फिर आप इसको दोबारा लिखेंगे डिफरेंशिएट अगेन, यानी ये हेडिंग लाजमी देनी है डिफरेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये लाजमी हेडिंग दिया करें। तो दूसरी दफा फिर कर लिया सेकंड डेरिवेटिव को, जिस तरह क्रिटिकल वैल्यूज में हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते थे, अब सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो -6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू 12 निकल आई। अब ये जो 12 निकली आई है, ये आप x इज इक्वल टू 2 आया है, ये आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दे रही है। यानी सेकंड डेरिवेटिव पुट कराने से x की जो वैल्यू निकलती है वो आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देती है। उस जगह से वैल्यू अपनी जगह चेंज, यानी या तो अप भी हो रही है और डाउन भी, या तो नीचे से अप से डाउन की तरफ जा रही है, यानी कि वो स्टेशनरी पॉइंट है जिसमें वैल्यू आपकी अप और डाउन हो रही है। यानी कि ये पॉइंट था, इधर से इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाएंगे तो आप डाउनवर्ड की तरफ जाएंगे, अप जाएंगे, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप अपवर्ड चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये बता रहा होता है, स्टेशनरी पॉइंट होता है। अब स्टेशनरी पॉइंट है क्या, ये तो एक है, x की वैल्यू निकली है, इसके y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इसी फंक्शन को, इसी को x को 2 को मेन fx में पुट करवा देंगे तो y की वैल्यू भी निकल आएगी। यानी कि कोऑर्डिनेट्स का वो पॉइंट निकल आएगा जहां पर ये कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 2 को ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दें, ओरिजिनल फंक्शन में पुट किया तो y की वैल्यू 17 आ गई। तो इसका मतलब है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है इसका, ये 2 और 17 है। 2 और 17 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है जिस पे ये आप कनकेव अप और डाउनवर्ड हो रहा है। अब ये चेक करने के लिए कि किधर से कनकेव, क्योंकि इंटरवल भी वो पूछता है कि मुझे इंटरवल बताओ कि जिस पे ये कनकेव अप हुआ है और किस पे कनकेव डाउनवर्ड हुआ है। तो इसका क्या तरीकाकार होता है कि ये जो 2 आपने निकाला होता है पॉइंट, इससे एक वैल्यू कम और इससे एक वैल्यू ज्यादा आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करवानी है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में अगर मैं 2 पुट करवाऊंगा तो सेकंड डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। इसलिए उससे एक वैल्यू कम और एक वैल्यू ज्यादा सेकंड डेरिवेटिव में पुट करवाते हैं। तो 2 से एक वैल्यू कम क्या है 1, और एक वैल्यू ज्यादा क्या है 3। ये सेकंड डेरिवेटिव में याद रखें -6x प्लस 12 में पुट करवानी है। पुट करवाया तो आपके पास एक वैल्यू +6 आई, एक -6 आई। जब मैंने 1 पुट करवाई यानी कि उससे एक वैल्यू कम तो ये पॉजिटिव आया, जब एक वैल्यू ज्यादा पुट करवाई तो नेगेटिव। इसका क्या क्लियरली पता चल रहा है कि अगर इसमें मैं जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज, 2 से ज्यादा वाली पॉजिटिव वैल्यूज पुट करता जाऊंगा, फंक्शन हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि शुरू में माइनस आ गया है। और ये फंक्शन ये जो अगर 1 और 1 से लेस वैल्यूज यानी 2 से लेस वैल्यूज अगर मैं पुट करवाऊंगा, माइनस की तरफ जाऊंगा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहीं से इंटरवल हमें पता चल गया कि -∞ से 2 के दरमियान में, यानी 2 से -∞ के दरमियान में जितनी वैल्यूज भी पुट कराएंगे तो ये इंटरवल अपवर्ड ही जाएगा, अपवर्ड जाएगा। और अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज यानी कि कितनी 3 और आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्फिनिटी तक कोई वैल्यूज भी पुट कराएं तो ये फंक्शन नेगेटिव ही रहेगा। इसलिए 2 भी शामिल नहीं है और +∞ भी शामिल नहीं है, यानी 2 से इन्फिनिटी इनके दरमियान वाली जितनी वैल्यूज हैं वो पुट कराएंगे तो ये कनकेव डाउनवर्ड रहेगा। तो ये इंटरवल लाजमी बताना है, ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। तो ये तो वो सिंपल केस था जिसमें बड़ी इजीली हमने ये भी निकाल लिया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस क्या हैं। इसके अलावा हमने ये भी निकाल दिया कि कनकेव अप क्या है और कनकेव डाउनवर्ड क्या है। अब हम केस डिस्कस करते हैं जिसमें हमारा सेकंड डेरिवेटिव में कोई वेरिएबल ही ना बचे, यानी सेकंड डेरिवेटिव में वेरिएबल ना बच सके। तो फिर क्या हो सकता है, fx इज इक्वल टू -x² प्लस 7x फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर अगेन डिफरेंशिएट लिखना है, दोबारा डेरिवेटिव लिया तो -2 आ गया। अब मैं अगर सेकंड डेरिवेटिव को चाहूं तो पुट करूंगी तो -2 कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस केस में जब
सेकंड डेरिवेटिव के साथ कोई वेरिएबल ना बचे, तो ये या तो कनकेव अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, यानी ये तो वैल्यू या तो कभी आपकी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। इसको कंप्लेक्स नंबर के केस में नहीं लेना कि सेकंड डेरिवेटिव कंप्लेक्स आ गया। सेकंड डेरिवेटिव कंप्लेक्स का एक अलग केस है, वो अलग आएगा। यहां पर अगर कोई नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए तो वो डायरेक्टली आपने बता देना है कि ये जी पक्का कनकेव अपवर्ड जा रहा है या ये पक्का कनकेव डाउनवर्ड जा रहा है। अब जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो आपने बता देना है कि ये जी क्लियरली कनकेव डाउनवर्ड है। आप इसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जो मर्जी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करें, ये हमेशा -2 ही बाय डिफॉल्ट जवाब देगा, -2 ही आएगा। तो -2 का क्या मतलब है कि ये कनकेव डाउनवर्ड है। और इस केस में इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं होना, क्योंकि यहां पर कोई ऐसी वैल्यू हमारे पास x की है ही नहीं कि जो हम इसमें पॉइंट पुट करें और फिर y निकाल सकें। तो इसमें ना तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, कनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगा अगर -2 जवाब आ रहा है, और अगर पॉजिटिव में जवाब आ रहा है तो कनकेव अपवर्ड ही हमेशा रहेगा। या तो कनकेव डाउनवर्ड हमेशा रहेगा या हमेशा कनकेव अपवर्ड रहेगा। तो इंटरवल आपने इस केस में क्या लिखना है, हमेशा -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान कोई वैल्यूज भी पुट कराएं तो ये यही रहेगा। बस ये याद रखना है। और ये याद रखना है कि ये नेगेटिव हुआ तो हमेशा कनकेव डाउनवर्ड, ये पॉजिटिव हुआ तो हमेशा कनकेव अपवर्ड, और कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ कनकेव डाउनवर्ड या अपवर्ड होंगे। अब एक और केस है कि जिसमें कंप्लेक्स नंबर केस आ जाए, जैसा कि ये है f(x) = x⁴ - x³ + 2x² + x - 1। पहला डेरिवेटिव हम लेंगे, पहला डेरिवेटिव निकला तो 4x³ - 3x² + 4x + 1। सेकंड डेरिवेटिव 12x² - 6x + 4। अब सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें तो ये क्वाड्रेटिक बन गई है। क्वाड्रेटिक में 2 कॉमन लिया तो 6x² - 3x + 2 = 0। अब 6² - 3x + 2 = 0 है। यहां पर पहले ही इसका क्या करें, डिटर्मिनेंट चेक कर लें। अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आता है तो इसका सोल्यूशन है, अगर डिटर्मिनेंट नहीं है तो फिर तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, b² - 4ac स्क्वायर रूट। इसमें पुट करवाएं तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये तो नेगेटिव वैल्यू यानी ये कंप्लेक्स नंबर केस है। तो याद रखें अब कंप्लेक्स नंबर है, यहां पे कंप्लेक्स नहीं था। सेकंड डेरिवेटिव में जो वेरिएबल यूज हुए हैं अगर उनका आंसर कंप्लेक्स में आ जाए तो फिर उस केस में हमने क्या करना होता है, हमने बताना होता है कि ना तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही ये कनकेव है, और ना ही तो इसमें कनकेविटी है और ना ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो तीनों केस फिर याद रख लें। सिंपल केस में आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है और आपके पास कनकेविटी भी है। और एक ऐसा केस जिसमें कोई वेरिएबल सेकंड डेरिवेटिव में ना आया, वो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हुई, तो कनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड एग्जिस्ट करेगा लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर कंप्लेक्स केस आया कि वेरिएबल तो हुआ, उसको डिफरेंशिएट किया या डिटर्मिनेंट निकाला, या सॉरी डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट, मैं भूल गया था, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट मैंने मिक्स कर दिया मैट्रिसेस के साथ, तो डिस्क्रिमिनेट निकाला। डिस्क्रिमिनेट पता चल गया कि भाई ये तो नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब है ना तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और ना ही उसकी कनकेविटी है। तो 3 केस मैंने बताए हैं। पहला केस सिंपल केस है जिसमें आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलता है, तो दूसरा वाई भी निकालना होता है। याद रखना है, आपने बताना है कि किस स्टेशनरी पॉइंट पे ये चेंज हुई है। वो स्टेशनरी यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपने निकाल लिया। इसके बाद आपने इसका कनकेव अप और डाउन बताना होता है। उससे एक वैल्यू कम और एक वैल्यू ज्यादा पुट करके कनकेव अप और डाउन निकाल लेते हैं। और वो केस जिसमें सेकंड डेरिवेटिव में एक वेरिएबल के साथ, वेरिएबल आता नहीं बल्कि कोई नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव में आ जाता है। अगर नेगेटिव आता है तो हमेशा कनकेव डाउनवर्ड रहेगा, अगर पॉजिटिव आता है तो हमेशा कनकेव अपवर्ड रहेगा, लेकिन उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर एक डिस्क्रिमिनेट हमने निकाला और हमें पता चला कि भाई वो तो नेगेटिव आ गया, एक कम्प्लेक्स नंबर केस आ गया, तो कम्प्लेक्स नंबर के केस में ना तो इन्फ्लेक्शन है और ना तो इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा और ना ही कनकेविटी होगी। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को अपने पल्ले से बांध रखें। क्वेश्चन आया तो उस पर आपने यही फोकस करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो मूव करते हैं इसके आखिरी टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा आखिरी टॉपिक डिफरेंशिएशन का है, रिलेटिव एक्सट्रीम बाय सेकंड डेरिवेटिव।
इसकी हमारी आगे भी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, यानी कि हमने किसी जगह पे कॉस्ट मिनिमाइज़ करने होते हैं तो वहाँ पर भी ये इस्तेमाल होता है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो जितनी पास्ट बुक्स हैं उनमें असल में मेन टॉपिक ये होता था। बाकी जो आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा ऐड हुए हैं, आपका इसके अलावा जो कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड ये ऐड हुआ है, ये मेन टॉपिक है जो कि पिछली बुक से था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता रहा है। इससे आगे भी बहुत सारी इकोनॉमिक्स में और बहुत सारी साइंस में जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो ये वाला कंसेप्ट जो है आपने लाजमी समझना है। इससे लॉन्ग आने का काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है। इसमें वो पूछता है एब्सोल्यूट रिलेटिव एक्सट्रीम बाय सेकंड डेरिवेटिव। पहले हमने पढ़े थे एब्सोल्यूट एक्सट्रीम। एब्सोल्यूट एक्सट्रीम के कंप्लीटली कब वो एक्सट्रीम पे यानी अप जाएगा और कब डाउन जाएगा। अब किसी रिलेटिव पॉइंट से उसका जो एक्सट्रीम मैक्सिमम या मिनिमम निकालना, उसको कहा जाता है रिलेटिव एक्सट्रीम। तो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम और रिलेटिव एक्सट्रीम मिक्सअप नहीं करना, पेपर में इनको उल्टा सीधा नहीं लिखाना। ये ना हो कि रिलेटिव एक्सट्रीम मांग लें आप लोग एब्सोल्यूट एक्सट्रीम लिखाएं, एब्सोल्यूट मांग लें रिलेटिव लिख लें। मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों को कंपेयर करके एक शार्ट भी बना दूं ताकि आप उस शार्ट में को भी सामने रख के कर लें। रिलेटिव एक्सट्रीम बाय सेकंड डेरिवेटिव, तो हम मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। इसमें होता क्या, मैं आपको कंसेप्ट दे दूं। पहले हम निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, उससे कोई ना कोई x की वैल्यू निकल आती है। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में x की वो वैल्यूज पुट करते हैं। अगर x की वैल्यूज पे फंक्शन नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव, तो हम मानते हैं कि ये रिलेटिव मैक्सिमम है, यानी उल्टा कानून है। और अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो ये माना जाता है कि वो रिलेटिव मिनिमम है। ठीक है, नेगेटिव आ जाए तो रिलेटिव मैक्सिमम है, पॉजिटिव आ जाए तो रिलेटिव मिनिमम है। ये दो चीजें बस याद रखनी है। अब पहला क्वेश्चन देख लें, सिंपल केस है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका पहले डेरिवेटिव निकाला 4x क्यूब माइनस 2x। पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया, 4x क्यूब माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 0 या 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल टू 0 रखेंगे। एक x की वैल्यू 0 निकलेगी और एक x की वैल्यू 1/2 यानी प्लस माइनस में निकलेगी। तो x की एक नहीं 3 वैल्यू निकल आई, एक 0 प्लस 1/2 अंडर रूट और माइनस 1/2 अंडर रूट। अब आपने क्या करना है, दूसरा डेरिवेटिव ले लेना है, इसी का दूसरा डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 12x स्क्वायर माइनस 2। अब यहां पर इस सेकंड डेरिवेटिव को 0 पुट नहीं करना, जो आपने पहली डेरिवेटिव में से x की जितनी वैल्यूज निकाली है वो इसमें पुट कर देनी है। x की जितनी वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव से निकलनी है वो आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करवा देनी है। 0 पुट करें 1/2 और माइनस 1/√2। ये 12 पुट किया तो माइनस टू लेस देन 0 होता है, तो यहां पे आपने बताना है कि रिलेटिव मैक्सिमम है, 0 पे रिलेटिव मैक्सिमम है, बस इतना बताना है। फिर 1/√2 प्लस में पुट किया तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, जो भी जवाब आएगा पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 रिलेटिव मिनिमम पॉइंट है, ऑपोजिट बताना है। और माइनस 1/2 करेंगे तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू फिर लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है रिलेटिव मैक्सिमम है। नेगेटिव पे रिलेटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव पे रिलेटिव मिनिमम। अभी इसको मजीद समझने के लिए एक और एग्जांपल जिसमें थोड़ा सा केस डिस्टर्ब है कि आपका आंसर 0 हो जाए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट किया, पहली बात निकली। अब पहले प्राइम को 0 की इक्वल पुट करते हैं, क्लियरली पता चल रहा है कि ये 3 कॉमन है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के फैक्टराइजेशन करें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने से क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या x की वैल्यू माइनस 1 आई है। अब हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव तो क्या आएगा, 3 2 6 6x प्लस 6। अब हमने क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव में फर्स्ट वैल्यू पुट करवानी होती है, जो कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाली होती है। सेकंड डेरिवेटिव में पुट की तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया।
जीरो जब आंसर आ जाए तो इसका मतलब है आपका ना तो रिलेटिव मैक्सिमम है और ना ही रिलेटिव मिनिमम है। तो जीरो पे याद रखना, अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका जीरो हो जाए तो उस पॉइंट पे ना तो रिलेटिव मैक्सिमम है और ना ही रिलेटिव मिनिमम है, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तीसरा केस, एफ एक्स माइनस माइनस टू एक्स माइनस 5 की पावर 2, सिंपल डिफरेंशिएट किया, 2 उठा के पीछे माइनस 2 के पास आ गया, दोबारा इसका लेंगे तो सिंप्लीफाई किया तो 4 माइनस 2x माइनस 5 होगा। अब पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्लियरली 4 उधर जाके 0 हो जाएगा और x का आंसर माइनस 5/2 होगा। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट किया तो भाई क्या हुआ कि वहां पर तो जनाब साहब कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा, सिर्फ -8, यानी x तो आया ही नहीं। तो जब x ना आए तो इस केस में आपने क्या करना है, इधर ही डिफाइन कर देना है कि ये रिलेटिव मैक्सिमम है या मिनिमम। अगर सेकंड डेरिवेटिव माइनस में आ जाए तो इधर ही आपने बता देना है कि ये रिलेटिव मैक्सिमम है। अगर सेकंड डेरिवेटिव खुद ब खुद पॉजिटिव आ जाए, जैसे अभी खुद ब खुद नेगेटिव आया, हमने वैल्यू पुट कराने की नौबत ही नहीं आई, जब नौबत ही ना आए तो आपने क्लियरली क्या देना है कि अगर नेगेटिव है तो रिलेटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव है तो रिलेटिव मिनिमम। ठीक है, ये तीनों केस अच्छे से ज़हन नशीन कर लें। यही केस है कि या तो रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम निकलते हैं, या फिर क्या होता है कि निकलता ही नहीं है, जीरो आता है, या फिर निकलता है तो एक ही निकलता है, रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम, और डायरेक्टली निकलता है सेकंड डेरिवेटिव पे कोई आंसर नहीं आता, डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज को जहन में रखें, इससे मिलते जुलते बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे। ठीक है, उनका थोड़ा सा आइडिया मैं दूंगा लेकिन शॉर्ट वीडियो में दूंगा। इसके अलावा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और रिलेटिव मैक्सिमम का भी दोबारा मैं बता दूंगा शॉर्ट वीडियो में, ताकि आप लोग पेपर में किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। तो हम आपने गौर से इसको अच्छे तरीके से समझना है, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं इनको समझने की कोशिश करें। जो जितने टॉपिक मैंने बताए हैं इन टॉपिक में तकरीबन आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और चारों के चारों शॉर्ट क्वेश्चन आप बड़ी इजीली कर सकेंगे। ठीक है, और एक लॉन्ग भी आने का चांस है। ठीक है, तो हो सकता है आपका एक लॉन्ग भी हो जाए और 4 शॉर्ट भी हो जाए। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको गौर से एक दफ़ा फिर सुन लें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको दोबारा शॉर्ट वीडियो में उसके बारे में समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।